Assalamu alaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from Accounting. So today we are going to discuss the concepts for irrecoverable debts and provision for doubtful debts. And irrecoverable debts are also known as bad debt. लेकिन अब जो recent papers है और अब जो updated terminology है that is irrecoverable debts. और अगर आप लोग recent past papers देखें तो उसमें instead of bad debt irrecoverable debts का word use हो रहा होता है for the same concept. इररिकवरेबल डेट्स में होता यह है कि जो बिजनेस को अपनी ड्यू अमाउंट रिसीव करनी है ना अपने क्रेडिट कस्टमर से या अकाउंट रिसीवेबल से, वो बिजनेस रिसीव नहीं करेगा। और देयर आर फॉर फ्यू रीजंस फॉर दैट। या तो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई है, बैंकरप्ट हो गया है, बिजनेस उससे नहीं रिसीव करेगा ड्यू अमाउंट। या कस्टमर फ्रॉडुलेंट है और वो कहीं भाग गया है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके मई की मिड में एग्जाम्स खत्म हो रहे। अप्रैल तक तो वो टाइम से फीस पे करते आए थे, लेकिन अब मई में जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं फीस रिसीव कर चुका हूँ एडवांस में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर इंस्टेड ऑफ मिड ऑफ मे इफ़ वी कैन पे द फीस बाय द एंड ऑफ मे। तो बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री मैंने कहा कि चले सही है, आप लोग मई की मिड के बजाय मई की एंड में फीस दे दे, कोई मसले की बात नहीं है। अब जब मई की एंड में मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उन्हें रिमाइंडर दिया, तो पता चला कि वो स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज जा चुके हैं अब्रॉड, और उनके पेरेंट्स भी अब्रॉड में ही सेटल्ड है। तो अब ये कि प्रोबेबली उन स्टूडेंट्स ने फ्रॉड किया जो है। बाय द वे, दिस इज जस्ट अ मेड अप एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। एक्चुअल में अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा हुआ नहीं। एन इररिकवरेबल डेट इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। अब हम इररिकवरेबल डेट के एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे और उसका टी अकाउंट का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक्स के लिए एंट्रीज भी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए और इनके टी अकाउंट्स भी आनी चाहिए। एग्जामिनर कैन आस्क फॉर एनीथिंग। अगर आप लोग सिलेबस में देखें तो एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट जर्नल एंट्रीज एज वेल एज द लेजर अकाउंट्स बोथ कैन बी टेस्टेड। तो इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। तो इररिकवरेबल डेट डेबिट होगा एंड इट डिक्रीजेस आवर अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि अगर कुछ कस्टमर्स इररिकवरेबल डेट हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अकाउंट रिसीवेबल से जो ड्यू अमाउंट है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, तो एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। तो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस एंट्री।
तो अगर वो सिर्फ राइट ऑफ एंट्री पूछ रहे तो हमें यही एंट्री करनी इर्रिकवरेबल डेट्स के लिए। लेकिन अब अगर वो ट्रांसफ़र एंट्री पूछता है या वो टी अकाउंट मांग रहा है इर्रिकवरेबल डेट्स का, तो हमें जो इर्रिकवरेबल डेट एक्सपेंस है वो टोटल हमें इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ के अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं so that the total amounts get transferred to the income statement। तो इस पे बैलेंस सीडी या बैलेंस बीटी नहीं होगा, बैलेंसेस नहीं होंगे, द टोटल वैल्यू विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। तो हम चाहते हैं एक्सपेंसेस हमारे इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो। तो अगर इनकम स्टेटमेंट में इसको डेबिट करना है इर्रिकवरेबल डेट को, तो इर्रिकवरेबल डेट को अपने अकाउंट में इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन दैट वे द एक्सपेंस विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, इर्रिकवरेबल और बैड डेट क्रेडिट। अब ये इर्रिकवरेबल डेट का टी अकाउंट है। तो जब इर्रिकवरेबल डेट्स होंगी तो इर्रिकवरेबल डेट डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ डिटेल कॉलम में रेफरेंसेस देने। तो डिटेल कॉलम में हमें एक्चुअली उस अकाउंट का रेफरेंस देना होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की इर्रिकवरेबल डेट मैं यहाँ डेबिट कर रहा हूँ, तो यहाँ डिटेल में मैं उस अकाउंट का रेफरेंस दूंगा जहाँ ये जिस अकाउंट रिसीवेबल में ये सेम अमाउंट क्रेडिट होगी। तो वो राना हो सकता है या वो टोटल अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है। उसके बाद फिर इसको मैं ट्रांसफर करूँगा इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा इनकम स्टेटमेंट में। तो उसमें बैलेंस बीटी और सीडी नहीं होते, प्योर एक्सपेंस का अकाउंट है, टोटल विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट रिसीवेबल का, ये क्रेडिट कस्टमर्स का वो अमाउंट होता है जो या तो इररिकवरेबल डेट पे चेंज हो जाए फ्यूचर में, या बिजनेस रिसीव ना करे अपने क्रेडिट कस्टमर से फ्यूचर में। तो ये एस्टिमेट होता है, एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट कस्टमर्स विच माइट बिकम इररिकवरेबल और बैड इन द फ्यूचर और माइट नॉट बी रिसीव बाय द बिजनेस। अब ये एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम एस्टिमेटेड एक्सपेंस को क्यों रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आप लोग का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का आइडिया हो, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट encourages business to record estimated expenses. Revenue should be earned or realized, but expense, even if estimated, it should be recorded in the financial statements. Actual expense तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, लेकिन अगर वो एस्टिमेटेड भी है या एंटिसिपेटेड भी है तो बिजनेस ने रिकॉर्ड करना होता है। तो एज पर दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। और एट टाइम्स वो पूछता भी है कि हाउ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फेवर द चार्जिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो
उसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की स्ट्रेट अवे डेफिनेशन नहीं देनी है, उसमें प्रूडेंस को लिंक करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। फर्स्टली प्रॉफिट विल नॉट बी ओवरस्टेटेड अगर हम एस्टिमेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स विल हैव अ मोर एक्यूरेट वैल्यू, विल हैव अ मोर रियलिस्टिक वैल्यू, और ट्रेड रिसीवेबल्स विल नॉट बी ओवरस्टेटेड, ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जनरल स्पेसिफिक। अब जनरल प्रोविजन में क्या होता है कि जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू होती है ईयर एंड में, उस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज चार्ज कर देते हैं, और उसमें स्पेसिफिक कस्टमर्स के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं होता, तो बिजनेस बस टोटल अकाउंट रिसीवेबल में एक रेट लगा देता है, तो प्रोविजन आ जाती है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट रिसीवेबल या क्रेडिट कस्टमर्स पे डिफरेंट रेट्स चार्ज होंगे, एंड इन मेजॉरिटी केसेस एजिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल यूज होता है। तो इसमें होता क्या है कि अभी पास पेपर की हम वीडियो करेंगे तो उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि उसमें अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल्स को कैटेगराइज किया हुआ होता है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट वेदर दे आर मेकिंग अर्लियर पेमेंट्स और दे आर पेइंग लेट। तो जो कस्टमर्स अर्लियर पे कर रहे होंगे उन पे कम परसेंटेज चार्ज होगी, क्योंकि उनमें बेड इरिकवरेबल डेट होने का रिस्क कम होता है। और जो कस्टमर जितना ज़्यादा लेट पे कर रहे होंगे या ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ले रहे होंगे पे करने के लिए, अपनी डेट सेटल करने के लिए, उन पे ज़्यादा परसेंटेज चार्ज हो रही होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर लेट पे करे उतना ज़्यादा उसके इरिकवरेबल डेट या बेड डेट होने के चांसेस होते हैं। तो दैट्स हाउ स्पेसिफिक प्रोविजन वर्क्स। अब या तो ये दोनों एक साथ भी टेस्ट हो सकती है पेपर में, या कोई एक टेस्ट होगी पेपर में। तो you should be able to deal with both types of provision for doubtful debts. अब इसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो फर्स्ट ईयर में इसको कैसे डील करते हैं, बिजनेस फर्स्ट टाइम चार्ज करे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, और फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स या जो लेटर ईयर्स है उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है। तो पहले हम सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को समझेंगे, उसी के बाद आपको उसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स बेहतर समझ आएंगे। अगर अभी डायरेक्ट मैं टी अकाउंट एंट्रीज पर टी अकाउंट्स पर चला जाऊंगा तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2023 में हमने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन चार्ज की है। तो जब प्रोविजन फर्स्ट टाइम चार्ज कराते तो वो एक्सपेंस ही होता है, क्योंकि उसमें इंक्रीज इन प्रोविजन का ही केस होगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इटसेल्फ एस्टिमेटेड एक्सपेंस है। तो फर्स्ट ईयर तो ईजी होता है। अब 2024 सब्सिक्वेंट या नेक्स्ट ईयर है। अब हम उस पर करना क्या है कि जो 2024 की प्रोविजन की वैल्यू है हमें उसको 2023 की प्रोविजन की वैल्यू से कंपेयर करना है। तब 2024 में
अगर आप 2024 को 2023 से कंपेयर करें तो वी कैन सी दैट देयर इज एन इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज इन प्रोविजन। और वो कैलकुलेट इस तरह होगा, 8000 माइनस 5000। नाउ लेट्स कंसिडर 2025। अब उसके लिए हम ये जो 3000 है इसको पिछले साल के 8000 से कंपेयर करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन। तो 5000 से हमारी प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। अब प्रोविजन अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम, बिकॉज डिक्रीज इन एक्सपेंस इज गोइंग टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो अगर डिक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको एज अदर इनकम लेना इनकम स्टेटमेंट में। अदर इनकम से आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्ट करते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। अब अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो हम इसके एंट्रीज पर टी अकाउंट्स पे बात कर सकते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्रीज अगर फर्स्ट ईयर ऑफ चार्जिंग प्रोविजन ने फर्स्ट टाइम चार्ज कराई तो उसमें इंक्रीज इन प्रोविजन नहीं होता है, वो एक्सपेंस ही होता है। तो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल के लिए। तो इसके लिए मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट्स की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग उसे देख सकते हैं जाके अगर कॉन्ट्रा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझना है। तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, वेयर एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होने पे उसके अगेंस्ट क्रेडिट होगा। तो दैट्स व्हाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी क्रेडिटेड। अब लेटर ईयर्स में अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो वही इनकम स्टेटमेंट आपका डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा। अब डिक्रीज इन प्रोविजन है, तो अब जब अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, वेयर एज जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रा अकाउंट है ट्रेड रिसीवेबल का। और वेयर एज हमारा डिक्रीज इन प्रोविजन इनकम होता है, सो दैट विल बी क्रेडिटेड इन इनकम स्टेटमेंट। अब ये इसका टी अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो ये अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। अब आप इस पे देख रहे होंगे कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है, जबकि एक्सपेंस के अकाउंट्स में यूजुअली नहीं होते। तो इसमें एक बात याद रखने की है कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और फिर डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, तो ये जो प्रोविजन वाले अकाउंट्स हैं इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। एंड अनदर इज दैट दिस इज द कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। और बैलेंस बीटी और सीटी का रीज़न ये भी है कि अगर हमें सब्सिक्वेंट या लेटर ईयर्स में इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कैलकुलेट करना है, तो हमें जो करंट ईयर की प्रोविजन है उसे नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करना होगा, वरना हम इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन लेटर ईयर्स में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो भी रीज़न है। तो अब जब इंक्रीज इन प्रोविजन है तो उसको हम ये क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसे प्लीज़ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं लिखना है।
क्योंकि डिटेल कॉलम है, इसमें सही अकाउंट का रेफरेंस देना होता है, इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे, बिकॉज दिस सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो अमाउंट तो यह डेबिट होगी। अब इसे दोबारा डिक्रीज इन प्रोविजन नहीं लिखना है, आप इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि द सेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। और करंट ईयर का जो हमने प्रोविजन कैलकुलेट किया होगा ना, वो बैलेंस ईडी होगा। उसको फिर हम बैलेंस बीडी से कंपेयर करके इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। अभी इंशाल्लाह जब हम पास पेपर का क्वेश्चन, पास पेपर की मैं वीडियो करूंगा, उसमें आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट है बेड डेट रिकवर्ड, जो कि ओकेजनली टेस्ट होता है, फ्रिक्वेंटली नहीं होता, बट यू शुड स्टिल नो इट, क्योंकि ये आ सकता है। अब कोई अमाउंट प्रीवियसली हमने राइट ऑफ कर दी थी इस इरिकवरेबल डेट, अगर वो मिरेकल हो जाए कि वो हमें कोई क्रेडिट कस्टमर पे बैक कर दे, या उससे हम वापस अमाउंट रिसीव कर ले, तो वो फिर बेड मिरेकल कहलाता है, बेड डेट रिकवर्ड। और ये बिजनेस की इनकम होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं 2023 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, और मैंने कोई 2019 में कोई डेट राइट ऑफ की थी, रिकवरेबल डेट, क्योंकि मुझे लगा था कि कस्टमर पे करेगा ही नहीं। लेकिन फिर फॉर सम रीज़न उसने आके मुझे 2023 में जो ड्यू अमाउंट थी वो वापस कर दी आके। तो ऐसे मेरेकल जो है वो बैड डेट रिकवर्ड होता है। अब बैड डेट रिकवर्ड जब होता है तो बैड डेट रिकवर्ड इटसेल्फ इनकम है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी, एंड इट विल बी डेबिटेड बैक टू अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि प्रीवियसली हमने जब बैड डेट राइट ऑफ किया था तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। अब हम अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट कर देंगे। और जब हम उस कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, तो फिर हम सेकंड एंट्री पास करते हैं, बैंक कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड अगेन। क्योंकि हम कस्टमर से ड्यू अमाउंट रिसीव कर लेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल दोबारा डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक कैश एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और बैड डेट रिकवर्ड इनकम है तो इट विल गेट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो लास्ट एंट्री है ये ट्रांसफर की है। अब बैड डेट रिकवर्ड इनकम है तो इनकम स्टेटमेंट में हमें इसको क्रेडिट कराना है, तो अगर हमें इसको इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कराना है तो बैड डेट रिकवर्ड को डेबिट करना पड़ेगा, सो इन दैट वे द इनकम विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। अगर वो सिर्फ बैड डेट रिकवर्ड की सिंपल एंट्री मांग रहे हो तो हम बस बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर वो ट्रांसफर की एंट्री पूछ रहे हो, पूरा टी अकाउंट पूछ रहे हो, तो हमें इस पर बैड डेट रिकवर्ड को इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट भी होगा बैड डेट रिकवर्ड की वजह से, और अकाउंट रिसीवेबल बाद में क्रेडिट भी होगा बैड डेट रिकवर्ड की वजह से। तो एक तरह से अकाउंट रिसीवेबल में इसकी एंट्री बनाना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इनिशियली डेबिट तो होगा, बाद में वो क्रेडिट भी हो जाएगा सेम अमाउंट से। तो उसके बाद हमारी जो फाइनल नेट एंट्री बचती है वो बैंक कैश डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड की बचती है। तो उस इन दैट सेंस दिस सिंपल एंट्री इज डिराइव्ड, जिस पे सिंपली बैंक के कैश डेबिट हो जाता है और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो जाता है। दिस इज सॉरी बैड डेट रिकवर्ड, माय बैड, दिस इज बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड सिंपली तो पहले ये बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल कैश बैंक डेबिट, एंड आफ्टर इट विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। सो वहाँ ये जो अमाउंट यहाँ डेबिट हो रही है वो फिर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगी।
तो आई होप सो आप लोग को इस टॉपिक के सर्टेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह पास पेपर की वीडियो में।